पल दो पल पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। हेलो डियर स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो हिंदी पढ़ रहे थे उसके हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हम लोगों ने कारक तक आकर छोड़ा था और कारक से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों यानी खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम के द्वारा रावण मारा गया, तो यहाँ पे ने क्या है, यह हमारा कारक है। उसने उसको पढ़ाया, यानी उसने उसको पढ़ाया, तो उसको जो लगा हुआ है यहाँ पे क्या है, तो कारक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम वाक्य में दो संज्ञा शब्द राम तथा रावण और एक क्रिया शब्द मारा है। मारा है, दोनों संज्ञा शब्दों का आपस में तो संबंध है ही, मुख्य रूप से उनका संबंध मारा से है। जैसे रावण को किसने मारा, तो राम ने मारा। राम ने किसको मारा, तो रावण को मारा। यह मारने की क्रिया राम करता है, अतः राम ने ये कर्ता कारक, और क्रिया का फल रावण पर पड़ता है, अतः रावण को कर्म कारक कहा गया है। यानी राम के द्वारा अगर कोई मारा गया है राम के द्वारा, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। और चूंकि क्रिया का फल पड़ा है रावण पे, रावण मारा गया है, तो रावण हो जाएगा यहाँ पे कर्म कारक। स्पष्ट है कि करने वाले कर्ता कारक हुआ, इसका चिन्ह ने होता है। करने वाले को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है। और जिस पर फल पड़ा वह कर्म कारक हुआ, यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह को होता है। यानी
ठीक है, तो समझिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी असुविधा के अर्थ में होता है, किसी वस्तु के साधन के लिए प्रयोग होता है। करण से संप्रदान मतलब किसी के लिए कुछ करना, हो या के लिए। आपादान अलग होने के अर्थ में, आपादान क्या होता है, अलग होने के अर्थ में यह से होता है। संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे आदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार कर्ता के टोटल 8 भेद होते हैं। कर्ता के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को, मतलब ये भेद है, कर्ता कर्म करण संप्रदान, कर्ता कर्म करण संप्रदान, याद कीजिए, कर्ता कर्म करण संप्रदान, संप्रदान दान दान दो बेर आ रहा है, दान दान दो बेर आ रहा है, आपादान, संबंध अधिकरण संबोधन, संबंध अधिकरण संबोधन, संबंध अधिकरण संबोधन। तो कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान आपादान, संबंध अधिकरण संबोधन, ये टोटल आपके 8 भेद हो गए। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के लिए, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे आदि, ये सब कर्ता। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता कैसे, ये मायने रखता है। कहेगा कि कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है, तो प्रथम विभक्ति होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कर्ता कारक में कौन विभक्ति, तो प्रथम विभक्ति। कर्म कारक यानी कर्मणि द्वितीया, पढ़े है ना, कर्मणि द्वितीय यानी कर्म कारक में दूसरा विभक्ति होता है। करणे तृतीय यानी करण कारक में तीसरा विभक्ति होता है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। आपादाने पंचमी, आपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। संबोधने षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन अष्टमी। तो ये क्वेश्चन पूछता है, पता है कर्ता कारक में कौन विभक्ति है, तो प्रथम, कर्म कारक में कौन विभक्ति है, तो द्वितीय, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, आपादाने पंचमी, संबोधने षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन अष्टमी। तो इसको याद रखना है। और ये एक संस्कृत का या हिंदी का सूत्र भी बनते जाता है कि कर्ता कारक में प्रथम, कर्म कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबोधने षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधने अष्टमी। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने बताया है, जो चीज मैंने बताया है वही काम यहाँ पे दिया हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है। बात को याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कर्ता कारक, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, ये भी याद रखना है। कर्ता कारक जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। संस्कृत में कर्ता को ही कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह अर्थात इसकी विभक्ति ने है, इसकी विभक्ति क्या है, ने है। जैसे मोहन खाता है, तो यहाँ पे मोहन ने खाया, तो ने यहाँ पे क्या हो गया, तो विभक्ति हो गया। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है। दोनों वाक्यों से स्पष्ट है खाने का काम मोहन ही करता है। जहां पहले वाक्य में चिन्ह लुप्त है या छिपा हुआ है, वहीं दूसरे वाक्य में चिन्ह अस्पष्ट है, राम मोहन ने खाया। तो यहाँ पे काम कर रहा है तो मोहन कर रहा है, तो मोहन कर्ता कारक हो गया। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद होता है कर्म कारक। कर्म कारक कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक का डिफिनेशन भी आप लोग याद रख सकते हैं, कर्म कारक का डिफिनेशन भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्या है, तो कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को होता है। जैसे मोहन आम खाता है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, तो आम कर्म कारक है। यानी सोहन मोहन को पीटता है, किसको पीटता है, तो मोहन को पीटता है। तो यहाँ पे मोहन जो है ना कर्म कारक हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वही मैं आपको बताते चलूंगा। करण कारक, करण कारक किसे कहते हैं? जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। नहीं बताया है कि जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन बने उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या द्वारा नहीं कहते हैं, विथ, ही राइट्स विथ पेन, किसी चीज के द्वारा लिखा जाता है, या ही गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। तो ये सभी चीजें अगर सुविधा, कोई वस्तु सुविधा दे रही है तो उसे हम लोग कहते हैं करण कारक। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, लिखता तो हूँ लेकिन किस वस्तु से? तो कलम से। तो ये कलम क्या हो जाता है? हमारा करण कारक हो जाता है। उसकी उंगली चाकू के द्वारा कट गई, उसकी उंगली तो कटी लेकिन किससे? चाकू, यानी साधन कौन था? तो चाकू था, इसीलिए यहाँ पे चाकू क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे चाकू हमारा करण कारक हो जाएगा। तो के या से या द्वारा, यानी साधन के अर्थ में यहाँ पे से या द्वारा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद होता है संप्रदान। जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, यानी जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे हम लोग संप्रदान कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। इसके दो चिन्ह हैं, को या के लिए। जिसके लिए कोई काम किया जाए, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो राम ने किसके लिए पुस्तक दी? तो श्याम के लिए। ठीक है ना? तो श्याम पर चूंकि श्याम के लिए काम किया जा रहा है तो इसीलिए श्याम यहाँ पे संप्रदान कारक है। राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, यहाँ देने और खरीदने की क्रिया श्याम के लिए, अतः श्याम को एवं श्याम के लिए संप्रदान कारक है। यानी जिसके लिए कोई काम किया जाए, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाया, तो किसके लिए पानी लाया? तो तुम्हारे लिए पानी लाया। जैसे हम लोग कहेंगे वह प्रिंसिपल के लिए चाय लाया, तो चाय तो लाया गया लेकिन किसके द्वारा लाया गया? तो प्रिंसिपल सर के लिए लाया गया। तो यहाँ पे संप्रदान कारक कौन हो जाएंगे? तो प्रिंसिपल सर हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग को माइंड में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, आपादान कारक। अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु, क्रिया के संपादन में अगर कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरने का अलगाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे पत्ते का अलगाव पेड़ से हो रहा है, यानी यहाँ पे कौन कारक है? तो आपादान कारक है। छात्र कमरे से बाहर है, यानी बाहर होने का काम हो रहा है, छात्र का अलगाव हो रहा है कमरे से, इसीलिए यहाँ पे आपका आपादान कारक है। इसको आपको याद रखना है। संबंध कारक। जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम से, जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़ता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए चिन्ह का, के, की होता है। जैसे कि मोहन का घोड़ा, तो घोड़ा तो है लेकिन यहाँ पे संबंध बता रहा है मोहन का, तो यहाँ पे इसका संबंध कारक हो जाएगा। उसका घोड़ा, यानी यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो ये सभी संबंध कारक हो जाएंगे। इसको आपको याद रखना है। जहाँ पे कुछ संबंध बताया जाए, जैसे कि घोड़े की, मोहन की घोड़ी दौड़ती है, घोड़ी तो है लेकिन किसकी है? तो मोहन की। तो यहाँ पे मोहन का संबंध घोड़ी से है, जो की आ रहा है वर्ड, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। इसको हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, अधिकरण। जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकारक कहते हैं। जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकारक कहते हैं। इसके चिन्ह है में, पर। जैसे कि शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, तो जिसे क्रिया के आधार का ज्ञान, यानी क्रिया क्या हो रही है, कहाँ पे हो रही है, अगर इसका पता जहाँ पे लगता है उसे हम कहते हैं अधिकरण। शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, महेश छत पर बैठा है, यानी यहाँ पे में पर जो आया वह आधार है, एक प्रकार का एक जगह है, तो इसीलिए इसको कहेंगे अधिकरण कारक। इसको आप लोग को याद रखना है कि यह अधिकरण कारक है, यह अधिकरण कारक है। संबोधन। जिस संज्ञा से किसी को पुकारने या संबोधन का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे किसी को नहीं चिल्ला के पुकारते हैं, हे मोहन इधर आओ, है ना, ओ इधर आओ, अजी सुनते हो, अरे कहाँ हो, तो ये सभी
संबोधन कारक कहलाएंगे। इसको हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारकों के संक्षेप इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे इत्यादि आपके कारक को आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब टॉपिक आ गया हम लोग का सर्वनाम। टॉपिक आ गया सर्वनाम, प्रोनाउन। तो आप जानते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के पहले प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मोहन अगर बार बार लिख रहे हैं तो रिपीटेशन से बचाने के लिए हम यहाँ पे ही लगा देते हैं, यानी वह लगा देते हैं। इसी को प्रोनाउन कहेंगे। किसी शब्द का बार बार अगर रिपीटेशन हो रहा है, किसी नाउन का यानी किसी संज्ञा का बार बार अगर रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। उसके स्थान पे अगर कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग, हम सभी। ठीक है, तो ये प्रोनाउन होता है। मेन चीज याद क्या रखना है हम लोग को, मेन चीज याद रखना है कि सर्वनाम के कार्य से अच्छा है सर्वनाम के भेद याद करना। क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बस पॉइंट नंबर 1 एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक। तो देखिए, एक पुरुषवाचक याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा संबंधवाचक, उसके बाद निजवाचक और प्रश्नवाचक। बस 6 को याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद आपको याद रखना है। अब इसी में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि कैसे आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से है ना निश्चित व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष, दूसरा अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 को याद रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से एक है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे हमें जैसे कि फर्स्ट पर्सन, जिससे हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है जैसे कि फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे कि कोई व्यक्ति सिर्फ कहेगा, यानी किसी कहने वाले को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जिसके द्वारा कोई बात कही जाती है, जैसे कि मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये सभी उत्तम पुरुष हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम लोग हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं आम खाता हूं, यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष है। यानी जो ऊपर रहेगा, जो कहेगा वही उत्तम पुरुष होगा। ठीक है ना, जो कहेगा मैं, मेरा, मेरी, हम लोग, हम लोगों का, ठीक है, हमारा, हमारी, ये सभी उत्तम पुरुष कहलाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद होता है मध्यम। जो बातों को सुनता है उसे हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। जो हमारी बातों को सुनता है, यानी सुनने वाले को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि नहीं कहते हैं तुम, तुम्हारा, किसी को कहते हैं आप लोग, है ना। यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी होता है, यानी एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। मध्यम पुरुष
तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, यानी जिस माने जिससे कुछ कहा जाता है उसे हम लोग कहते हैं अ, मध्यम पुरुष। यानी हम कह सकते हैं इसको सेकंड पर्सन। क्या कह सकते हैं? सेकंड पर्सन। सुनने वाले को सेकंड पर्सन तो हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? तो मध्यम पुरुष कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तीसरा होता है अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष। यानी वह अन्य व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति वहां पे नहीं होता है जहां फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहते हैं, उसके बारे में बात किया जाता है। जैसे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त सारे पुरुष, वह, उसका, उसकी, उनका आदि, ये अन्य पुरुष है। जैसे कि वह मोहन होगा, यानी वह मोहन होगा। मोहन वहां पे है नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह मोहन होगा। वे अच्छे लड़के थे, यानी लड़के तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की, वे अच्छे लड़के थे। यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं? तो अन्य पुरुष। उसका भाई आया है, यानी उसका यहाँ पे, वह आदमी यहाँ पे नहीं है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा है अन्य पुरुष। आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम देख लिए, अब दूसरा हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे, ये चार गो। यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, ये चार निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, वे और ये चार क्या कहलाते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये लड़के हैं तो यहाँ पे निश्चय है, वह हाथी है, निश्चय है, वे कलमे हैं, ये लड़कियां हैं, तो ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नोट कर रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर है, इसे समझने की कोशिश करें। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा है, यानी यहाँ पे राम ही वह लड़का है जो अभी पढ़ रहा है। यहाँ राम अभी उपस्थित नहीं है, सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है। तो राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा है। यहाँ पे राम उपस्थित नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो वह है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह क्या है? तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, राम अभी उपस्थित नहीं है, सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है, इसीलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है, यानी राम वहां पे उपस्थित है, राम कुछ दूरी पर है, उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसीलिए वह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का काम करेगा। इसको आपको याद रखना है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिए हम लोग। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे नहीं कहते कुछ रोटी लाओ, कोई आया है, कोई, कुछ, है ना, कुछ और कोई, है ना, किसी, कोई का रूप ही रूप है, इसे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। कुछ रोटी लाओ, कोई आया है, तो ये सभी निश्चित नहीं है कि कौन आया है या कितनी रोटी लाएं, तो इसीलिए कुछ और कोई इत्यादि जो वर्ड रहते हैं इनको हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे नदी में कोई तैर रहा है, अब पता तो है नहीं कौन तैर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो कोई है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नदी में कुछ तैर रहा है, केकड़ा है कि मगरमच्छ है, पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खिला दो, क्या खिला दें, यहाँ पे निश्चित बात नहीं बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसको याद रखिए। उसके बाद है निजवाचक। उसके बाद निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। उसके बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम होता है कि जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है, यानी जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां,
इत्यादि, जैसा जैसा वैसा जैसी वैसी आदि, ये सभी हमारे संबंध बताते हैं, इसीलिए इन्हें हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसे कि यही वह लड़का है जो आया है, तो यहाँ पे जो संबंध बता रहा है ना। मैं जैसे ही गया सो वह उठ गया, तो यहाँ पे सो संबंध बताएगा, है ना। तो ये सब जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जैसा वैसा, जैसी वैसी, ये सभी आपके संबंध बता रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए ना, जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है, यहाँ पे संबंध किससे जोड़ा गया है, तो सो से, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। जहां न जाए वे रवि वहां जाए कवि, तो यहाँ पे जहां जहां ना जाए, जहां एक संबंध बता रहा है ना, वहां भी एक संबंध बता रहा है। जिसकी लाठी उसकी बैठ, तो यहाँ पे उसकी ये संबंध बता रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वैसा यहाँ पे क्या है, संबंध बता रहा है। तो ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, निजवाचक सर्वनाम, जिससे निज अपनापन का बोध होता है। जैसे यह मेरी गाड़ी है, तो अपनापन बता रहे है ना। जैसे कि आप निजवाचक सर्वनाम है, इसे निज या स्वयं का बोध हो, जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा या मैं स्वयं चला जाऊंगा। वह अपना काम आप ही करते हैं, यानी आप अपना काम स्वयं करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या है, यह निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह अपना काम आप से करता है ना, माई सेल्फ, अपने आप, तो यहाँ पे इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब कह रहा है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग, ये हो गया निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, और एक था प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, तो जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या जो है ना, ये है 6 नंबर, आप याद रख सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न में तुम क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, राम राम कब आएगा, कब आएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, कब, कहाँ, ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इसको हम लोग को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे विशेषण के बीच। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। और विशेषण हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं, बस 1 नंबर पॉइंट नोट कीजिएगा कि विशेषण हिंदी में कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक संख्यावाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, कौन कौन, संख्यावाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए 1 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। संख्या सर्वनाम कह रहे हैं विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 पार्ट होते हैं। तो 1 नंबर हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण उसे कहेंगे जिससे किसका बोध होता है, तो संख्या का बोध होता है। जैसे कि 4, 2, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ, सैकड़ों, असंख्य, तो ये सब संख्यावाचक है। जैसे कि 4 लड़के आ रहे हैं, तो कौन विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है, यानी संख्या बता रहा है कि 4 लड़के आ रहे हैं। उसी तरह कुछ लड़के जा रहे हैं,
यहाँ पे संख्या बताया जा रहा है कि कुछ लड़के जा रहे हैं, पता नहीं है पर फिर भी कुछ लड़के जा रहे हैं, तो इसको याद रखना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद परिणामवाचक सर्वनाम होता है, सॉरी विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा का निश्चित या अनिश्चित बोध कराता है, यानी वस्तु की मात्रा का बोध कराता है, वह किसी वस्तु की बोध कराता है, और निश्चित या अनिश्चित, जैसे कि 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना, इससे वस्तु की मात्रा का बोध होता है, क्वांटिटी का बोध होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर दूध दे, तो 2 लीटर निश्चित है, 3 मीटर निश्चित है, थोड़ा दूध चाहिए तो यहाँ पे अनिश्चित विशेषण है, यानी दूध तो चाहिए लेकिन कितना चाहिए, तो थोड़ा सा दूध चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा ये हमारा परिणामवाचक विशेषण है। बहुत कपड़े चाहिए, कपड़े तो चाहिए लेकिन कितने चाहिए, तो बहुत चाहिए, तो यहाँ पे बहुत क्या है आपका परिणामवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षण, सीधा, उल्टा, तो ये सब गुण दोष का बोध हो रहा है। रंग, इसमें क्या कहेंगे, किसी वस्तु का गुण आएगा, किसी रंग का पूरा रंग इसी में आ जाएगा, आकार आ जाएगा, उसका स्वभाव आ जाएगा, दशा आ जाएगा, अवस्था आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, कुरूप, आकर्षक, सीधा, उल्टा, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके क्या होगी, तो गुणवाचक विशेषण होंगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वह भला यानी अच्छा आदमी है, मोहन बुरा है, कपड़ा लाल है, तो ये सब। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है? तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। जैसे कि यह देखो, देखो लेकिन क्या देखो, तो यह देखो, तो यहाँ पे यह विशेषण है। यह फूल देखो, फूल तो देखो लेकिन किस फूल को देखो, तो इस फूल को देखो, तो यह यहाँ पे क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है। वह खेलेगा, खेलेगा लेकिन कौन खेलेगा, तो वह खोलेगा, वह लड़का खेलेगा, तो ये सब सार्वनामिक विशेषण है, इसको माइंड में आपको रखना है। क्रिया, अब पॉइंट आता है क्रिया। तो हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसी काम का होना या करना, किसी काम का होना या करना, होना या करना क्रिया कहलाता है। किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है, ठीक है। किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है, ठीक है। किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। क्रिया के काम क्या होते हैं? तो यह किसी काम का होना या करना को क्या करती है, तो दिखाती है। गतिशीलता या स्थिरता का बोध कराना, क्रिया किसी व्यक्ति वस्तु की गतिशीलता या स्थिरता का क्या करती है, तो बोध कराती है। जैसे कि लड़के दौड़ रहे हैं, लड़कियां कूद रही हैं, मैं टहल रहा हूँ, यहाँ पे गतिशीलता है। पंछी वृक्ष पर बैठे हैं, तो यहाँ पे जो बैठने वाला काम है वह क्या है, तो स्थिरता है ना। कुत्ता सोया हुआ है, यहाँ पे सोने का काम क्या है, तो रुका हुआ है। घोड़ा मरा पड़ा है, यानी मरने का काम यहाँ पे जो है ना स्थिर का काम है, तो ये यहाँ पे स्थिरता बता। उसके बाद क्रिया क्या होता है? किसी काम के करने या होने का बोध कराता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ना क्या है, तो आपकी क्रिया है। पढ़ना क्या है, तो एक प्रकार की क्रिया है। हवा बह रही है, यहाँ पे हवा बह रही है, ये सब काम हो रहा है। उसके बाद समय का बोध कराना, क्रिया समय का भी बोध कराती है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यानी काम अभी चल रहा है, वर्तमान समय का यह बात है। मैं पढ़ रहा था, ये बीते समय का बात है।
मैं कल पढ़ूंगा, ये भविष्य काल का बात है। तो क्रिया समय का भी बोध कराती है, तो क्रिया समय का भी बोध कराती है। शारीरिक स्थिति का बोध भी क्रिया कराती है। क्रिया से किसी की शारीरिक स्थिति का पता चलता है, जैसे कि वह तैर रहा है, मैं बैठा हूँ, ये सब शारीरिक स्थिति है। मानसिक स्थिति का बोध होता है, जैसे कि श्याम रो रहा है तो रोने वाला काम ये उसकी मानसिकता है, वो हंस रहा है तो मानसिक स्थिति को भी बता रहा है। हाँ, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सकर्मक क्रिया क्या कहलाता है? तो जिसमें कर्म आता है, सकर्मक यानी साथ में कर्म आएगा। सकर्मक का मतलब होता है कि साथ में कर्म आएगा। अकर्मक यानी साथ में कर्म नहीं आएगा, अ माने नहीं, कर्म आएगा, साथ में कर्म नहीं आएगा। अब कर्म क्या होता है का मतलब, जैसे कि राम रोटी खाता है, तो राम तो ठीक है कर्ता कारक है, रोटी क्या है तो आपका कर्म कारक है। तो रोटी अगर आ रहा है तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। वह फल खाता है, खाता तो है लेकिन क्या फल पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे जब फल पर प्रभाव पड़ेगा तो वह सकर्मक क्रिया होगा। जैसे कि वह दाल भात खाता है तो प्रभाव पड़ रहा है खाने का किस पर, दाल भात पर, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगा। जहाँ पे कर्म नहीं रहेगा उसे हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे कि वह आम खाता है तो यहाँ पे आम पर बोझ पड़ रहा है, तो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे वह क्या खाता है, आंसर मिलेगा आम, तो इसका मतलब है कि वह सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं रहता है, जैसे कि वह रोता है, यहाँ पे कहाँ कुछ पता है वह क्या रोता है, इससे कुछ पता थोड़े चल रहा है, तो इसीलिए इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो जिसमें कर्म नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म रहता है उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। लेकिन कुछ चीजें नोट करने के लिए दी गई है, लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाओं, रोना, हंसना, सोना, जागना, टहलना आदि में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक बनाया जाता है, जैसे रुलाना, हंसाना, सुलाना, जगाना, टहलाना। तो अगर ना लगा दिया जाता है तो वहां पे सकर्मक क्रिया बन जाता है, ना लगा देने के बाद यह सकर्मक क्रिया बन जाता है, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि अकर्मक, अकर्मक है जीना, तो यहाँ पे जिलाना सकर्मक हो जाएगा। सोना अकर्मक है, सुलाना सकर्मक बन जाएगा। पीसना, छिलना, छिलना, पीसना, अगर यहाँ पे बीच में डैश है, ना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे पिसाना, तो ये सब सकर्मक बनते जा रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया के अन्य रूप, क्रिया के कुछ अन्य रूप हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। ये है सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ पे क्रिया के कुछ अन्य रूप होते हैं, जैसे कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, प्रेरणात्मक क्रिया क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, और क्रियार्थक क्रिया और विधि क्रिया क्या होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा देखते चले हम। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे कि हूँ, है, रहा, रही, रहे, थे, था, थी, थे, ये सब आपकी सहायक क्रिया। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पे खा भी रहा है और यहाँ पे हूँ आ रहा है, तो यहाँ पे जो हूँ आया है यह सहायक क्रिया है। वह पढ़ता है, पढ़ना मुख्य क्रिया है, और यहाँ पे जो है आया है यह सहायक क्रिया है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो या ना हो, एक मुख्य क्रिया अवश्य होती है। किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो, सहायक क्रिया हो या ना हो, यानी सहायक क्रिया रहे या नहीं रहे, मुख्य क्रिया जरूर रहती है। यानी वह पटना गया, तो यहाँ पे गया यहाँ पे मुख्य क्रिया है, भले यहाँ पे हूँ, था, थे, थी इत्यादि भले नहीं है। उसने शुभम से कहा, तो कहना यहाँ पे मुख्य क्रिया है, यहाँ पे कहना है या था नहीं है, तो यहाँ पे भले सहायक क्रिया नहीं हो लेकिन मुख्य क्रिया किसी वाक्य में जरूर रहती है।
देखिए, हूँ, है, था, थे, थी इत्यादि सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन किसी वाक्य में कोई दूसरी क्रिया न हो तो इसमें से कोई मुख्य क्रिया बन जाती है। अरे सही बात है। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लॉट है और आप रहते हैं और आपका नौकर सिर्फ रहता है, तो जब मालिक नहीं रहता है तो उस समय सारा प्लॉट किसका होता है? तो कोई आता है तो पूछता है कि यह प्लॉट किसका है, तो नहीं कोई कहता है मेरा है। तो जब मुख्य क्रिया नहीं रहती है तो कभी कभी सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का काम कर जाती है। जैसे कि मैं खाता हूँ, तो हूँ यहाँ पे सहायक क्रिया है, लेकिन मैं अच्छा हूँ तो यहाँ पे कोई मुख्य क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे हूँ क्या है, तो ये एक मेन क्रिया हो जाती है, यानी आपकी मुख्य क्रिया हो जाती है। जैसे उसने खाया है, तो यहाँ पे खाया है भी है, तो यहाँ पे है जो है यह नौकर है। जब मालिक है तो मालिक के सामने है नौकर है, लेकिन जब उसने उसे एक कलम है तो यहाँ पे मालिक है नहीं, सिर्फ नौकर है, तो नौकर यहाँ पे मेन आदमी हो जाएगा, यानी नौकर यहाँ पे मुख्य क्रिया का काम करेगा। यानी जब मालिक रहे तो नौकर नौकर है, जब मालिक नहीं रहे तो नौकर मेन आदमी बन जाता है। जैसे कि मैं खाता हूँ तो यहाँ पे मालिक है, तो हूँ मुख्य क्रिया नहीं है, लेकिन अगर मैं अच्छा हूँ यहाँ पे मालिक नहीं है, यानी कोई भी मेन क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे हूँ मेन क्रिया का काम करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है और बाकी सहायता करने वाली क्रिया होती है। जैसे वह बैठ गया था, तो बैठ गया संयुक्त क्रिया है। वह खा रहा था, तो खा रहा था यहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। चलिए अब अगला देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। हम लोगों ने सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया देखा, अब हम लोग देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया आरंभ कर लेता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब कर्ता कोई काम समाप्त करके उसी समय कोई दूसरा काम स्टार्ट कर लेता है तो उसके पहले वाली क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, आकर, जाकर, सोकर, जगकर, तो ये सभी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि मैं पढ़कर लिखने लगा, तो लिखने लगा, लिखने वाला काम तो मैंने बाद में किया, पहले मैंने कौन काम किया, तो पढ़कर, तो ये पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। वह खाकर सोने गया, सोने तो गया लेकिन क्या करके, तो खाकर, तो खाकर यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। यानी जब एक काम करके दूसरा काम करने आदमी गया है तो पहले वाला काम पूर्व होता है। किसी किसी चीज के पहले का काम को हम लोग पूर्व कहते हैं हिंदी में। तो पहले अगर कोई क्रिया हो गई है उसके बाद अगर कोई क्रिया होती है तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चलिए उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता जो काम करने वाला है स्वयं काम नहीं करता है, लेकिन दूसरे किसी से कहता है काम करो, तो दूसरे किसी से जब काम करवाता है तो वहां प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे कि माँ दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है, तो माँ यहाँ पे है, माँ यहाँ पे करता है, लेकिन इसकी सहायता के लिए अपने से खुद नहीं करके दाई से काम करवा रही है। तो यहाँ पे पिलवाना जो काम है, यहाँ पे जो पिलवाना काम है यह प्रेरणात्मक क्रिया है। जैसे कि राम श्याम से पत्र लिखवाता है, राम खुद है, चाहता तो पत्र लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे यह श्याम को बुलाकर लाकर इसे पत्र लिखवा रहा है, यानी लिखवाता, यह प्रेरणात्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, इसको आपको याद रखना है। चलिए समझ में आया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अब द्विकर्म क्रिया किसे कहते हैं। द्विकर्म क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे हम लोग द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, यहाँ पे दो कर्म है। शिक्षक तो मेन कर्ता हो गया, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी एक कर्म है,
लेकिन शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी को भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं, तो दो कर्म आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, यानी एक एक क्रिया है, लेकिन शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, यहाँ पे दो क्रिया यहाँ पे आ गई। जैसे कि मैं गरीब को भोजन देता हूं, तो यहाँ पे दो कर्म आ रहा है ना, तो ये दो कर्म आ गया, तो द्विकर्मक कहेंगे। जैसे शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, प्रधाना अध्यापक, है ना, सुबह प्रधाना अध्यापक दिन में और रात में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो दो कर्म आ रहा है, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद क्रियार्थक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले संज्ञा के रूप में होता है उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। वाच्य, अब हम लोग देखेंगे वाच्य। वाच्य, अब यहाँ पे देखिएगा टॉपिक एक, यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य, अब एक टॉपिक नया है, नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है, वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो देखिए, वाच्य का मतलब वॉइस, और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। बस आपको यही याद रखना कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो वाच्य हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। तो एक नंबर हम लोग देखते हैं कर्तृवाच्य, इसको मिटा दे रहे हैं हम, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्ता के अनुसार यदि किसी क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी अगर कर्ता खुद क्रिया में परिवर्तन करता है, तो कर्ता के द्वारा हुआ है तो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। यानी कर्ता के द्वारा अगर कोई क्रिया पर परिवर्तन होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, सीता भात खाती है, लड़के संतरे खाते हैं, तो कर्ता के अनुसार हो रहा है तो इसे कर्तृवाच्य कहेंगे। यहाँ प्रयुक्त क्रियाएं खाता है, खाती है, खाते हैं कर्ता के अनुसार आई है, क्योंकि यहाँ कर्ता की प्रधानता है, अतः यहाँ कर्तृवाच्य हुआ। राम स्वयं रोटी खाता है, सीता स्वयं भात खाती है, लड़के स्वयं खाते हैं, तो यहाँ पे सभी में कर्ता के अनुसार ये सारी काम होता है, तो यहाँ पे ये सभी कर्तृवाच्य में कहलाएंगे। अब कर्मवाच्य क्या होता है, तो वो आपका होता है पैसिव वॉइस। जैसे कि रोटी राम के द्वारा खाई जाती है, तो यहाँ पे कौन वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, एक्टिव वॉइस को समझिए कर्तृवाच्य है, और पैसिव वॉइस को समझिए कि कर्मवाच्य। अब यहाँ पे देखो, कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन होता है, जैसे कि राम ने रोटी खाई, रोटी किसके द्वारा खाई गई? तो राम के द्वारा खाई गई। सीता ने भात खाया, भात किसके द्वारा खाया गया? तो सीता के द्वारा खाया गया। गीता ने संतरे खाए, संतरे खाए तो गए लेकिन किसके द्वारा? तो गीता के द्वारा। यानी गीता के द्वारा आम खाया गया, गीता ने रोटी खाई, सीता ने उसको पीटा, राम ने उसे मारा। ठीक है ना, तो ये सब पहले अगर इसके अनुसार कोई परिवर्तन हो रहा है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हम उसे कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे राम के द्वारा आम खाया गया, तो ये सब पैसिव वॉइस होते हैं, यानी कर्मवाच्य होते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अब भाववाच्य, जो नहीं कहता लोग कि भोजपुरी में भाव बना रहा है, कोई कोई कहता है लो ना कि भाव बना रहा है। अब भाववाच्य क्या होता है? तो भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन, जैसे उससे चला नहीं जाता, भाव बना रहा है, उससे खाया नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, राम के द्वारा या राम से चला नहीं जाता। अब बताइए ना, ये भाव है ना बना रहा है। सीता से, यानी सीता के द्वारा चला नहीं जाता, लग रहा लकवा मार दिया। तो ये सब जब भाव बनाने का बात आए, जैसे उससे खाया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, तो ये सब भाववाच्य है। या मजबूरी दिखाता है यहाँ पे, या यहाँ पे क्या दिखाता है? मजबूरी दिखाता है, हो सकता है उसको कोई बीमारी हुआ। चलिए, तो वाच्य खत्म हो गया।
ये सब वाच्य में हम लोग को नहीं पढ़ना है कुछ भी। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं काल पे। काल पर हम लोग देखेंगे टेंस। टेंस देखेंगे हम लोग, हिंदी में काल देखेंगे हम लोग। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो काल का डिफिनेशन क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम लोग काल कहते हैं। बस इसको याद रखना है। बस क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बताते चलूंगा। काल 3 प्रकार के होते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है, यानी वह क्रिया जो वर्तमान काल में घटित हो रही है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, देखिए अभी जिंदा है आदमी। वह पढ़ रहा है, यहाँ पे सभी जिंदा है। सूरज पूरब में उगता है, यानी ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी आपका वर्तमान काल में आता है। अब वह अभी अभी खा रहा है, आजकल वह पढ़ रहा है, तो ये सभी चीजें वर्तमान काल में आएंगी, है ना। गीता खेल रही होगी, यानी खेलने का काम अभी चल रहा है, तो ये सब वर्तमान काल में आएगा। ठीक है। अब हिंदी में यही याद रखना है कि हिंदी में वर्तमान काल की 3 भेद होते हैं। इंग्लिश में वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, भूतकाल के भी 4 भेद होते हैं, भविष्य काल के भी 4 भेद होते हैं। लेकिन हिंदी में क्वेश्चन पूछ देता है और जो बच्चे नहीं पढ़े रहते वो ऑब्जेक्टिव में गलत ही करके चले जाते हैं। इसीलिए इसको आप लोग बस यही याद रखना है कि हिंदी में वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। एक नंबर, यही तो मेन है, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। कौन कौन? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो वर्तमान काल के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। तो एक नंबर देखते हैं सामान्य वर्तमान। इससे वर्तमान समय में किसी काम के करने की सामान्य आदत, स्वभाव या प्रकृति या अवस्था आदि का बोध होता है। जैसे कि कुत्ता मांस खाता है, मैं रात में रोटी खाता हूँ, डांटते हैं दुबला है, वह बहुत दुबला है, तो ये सभी स्वभाव है। वह बहुत दुबला है, स्वभाव है, तो ये सभी राम रात में रोटी खाता है, रोटी खाने का काम उसका हैबिट है कि रात में खाता है। कुत्ता का आदत है कि मांस खाता है। तो हैबिट, सामान्य आदत को बताने के लिए, स्वभाव को बताने, किसी व्यक्ति की प्रकृति को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वर्तमान काल है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग कह सकते हैं सामान्य वर्तमान को। चलिए, तत्कालिक वर्तमान क्या होता है? जैसे कि हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो इसको तत्काल में कोई काम हो रहा है तो हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह हिंदी में कहते हैं तत्कालिक वर्तमान, रहा है, रही है, इसमें रहता है। तत्कालिक वर्तमान में क्या होता है? तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप तत्कालिक वर्तमान कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसे कि कुत्ता मांस खा रहा है, पिताजी डांट रहे हैं, डांटने वाला काम चल रहा है, काम जारी है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग तत्कालिक वर्तमान, तत्काल में काम हो रहा है। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और एक होता है संदिग्ध वर्तमान। तो देखिए यहाँ पे संदिग्ध, यहाँ पे लिखा हुआ है संदिग्ध वर्तमान। इससे वर्तमान समय में होने वाली क्रिया में संदेह का, जैसे कि अमिता पढ़ रही होगी, रही है, यहाँ पे रही है, लेकिन पढ़ रही होगी है, यानी अभी संभावना है कि हो सकता है नहीं भी पढ़ रही होगी। माली फूल तोड़ता होगा, हो सकता है तोड़ता भी होगा कि बैठ गया होगा बगीचे में, कोई पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे संदेह का बोध हो रहा है, तो इसको कहते हैं संदिग्ध। जब संदेह का बोध हो तो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं भूतकाल। बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे कि मैंने देखा, मैंने देखा है, मैंने देखा, मैंने देखा है। वह लिखता था, वह लिख रहा था, वह लिख चुका था, है ना। ये सभी आपके भूतकाल होते हैं। भूतकाल के आपके 6 भेद हैं, बस यही याद रखना है। वर्तमान काल के 3 भेद और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं।
भूतकाल के 6 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। वर्तमान काल के हिंदी में 3 भेद होते हैं और भूतकाल के हिंदी में 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान था तो इसमें सामान्य भूत हो जाएगा, सेम टू सेम मिलते आ रहा है। आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, याद रखिए। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण अपूर्ण भूत। उसके बाद संदिग्ध वर्तमान भी था, संदिग्ध भूत भी है और हेतु हेतु मद भूत। 6 को याद कीजिए। सामान्य भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। तो याद रखिए, सामान्य भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो भूतकाल के 6 पद याद रखिएगा। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत, ये 6 होते हैं भूतकाल के भेद। इसको आपको याद रखना है। तो 1 नंबर में चलिए हम लोग पढ़ते हैं सामान्य भूत को। इससे मात्र इस बात का बोध होता है कि बीते समय में कोई काम समाप्त हुआ, बीते काल में कोई काम समाप्त हुआ, इससे यही बोध होता है सामान्य भूत से। ये आप लोग कह सकते हैं कि यह सिंपल पास्ट टेंस है। यह कौन टेंस है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस आप इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा, वे पटना गए, तो ये सब सिंपल पास्ट को हम लोग सामान्य भूत कहते हैं। सामान्य का मतलब होता है सिंपल, तो ये याद रख सकते हैं। इंग्लिश से रिलेट कर लीजिएगा कि सिंपल पास्ट रहेगा, यानी सामान्य भूत क्या होता है? तो सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट को हम लोग सामान्य भूत कहते हैं। मैंने पत्र लिखा, उसने खाना खाया, आखिरी में या, ई, ये, रा, रे, री, ला, उसने खेला, राम ने हंसा, ये सब सामान्य भूत होगा। उसके बाद आसन भूत क्या कहलाता है? इससे बीते समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध होता है। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, सीता रोई है, इसको कह सकते हैं आसन भूत को आप कह सकते हैं पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग कह सकते हैं आसन भूत। प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग कह सकते हैं आसन भूत। आसन भूत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। आसन भूत में यहाँ पे तो उसमें टेंस में प्रेजेंट टेंस में लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में हिंदी में आसन भूत में चुका है, चुकी है, चुके लगा रहता है। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, सीता रोई है, वह खाया है, वह पढ़ा है, वह हंसा है, वे लोग गए हैं, तो ये सब आसन भूत कहलाएगा। ये सब कौन भूत कहलाएगा? तो आसन भूत कहलाएगा, यानी अभी अभी काम समाप्त हुआ है। पूर्ण भूत, जो काम पूर्णतः समाप्त हो चुका है, जैसे कि वह पटना गया था, पूर्णतः समाप्त हो चुका है। राम खाना खा चुका था, पूर्णतः समाप्त हो गया है, यानी पास्ट हम कह सकते हैं परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हम कह सकते हैं। पूर्ण भूत को पास्ट परफेक्ट हम लोग कह सकते हैं। वह खाना खाया था, वह पटना गया था, तो ये काम पूर्णतः समाप्त हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपूर्ण भूत, वह पढ़ता था, वह पढ़ रहा था, पढ़ने का काम जारी था, पूरा नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसको कहेंगे अपूर्ण भूत। वह पढ़ता था यानी पढ़ाई छोड़ भी दिया, वह पढ़ रहा था, तो ये सब अपूर्ण भूत है। इससे पता नहीं लग रहा है कि कोई काम पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था। संदिग्ध भूत, इससे बीते समय में किसी क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है। पिताजी गए होंगे, पिताजी गए होंगे, ये संदिग्ध भूत है। सोहन ने खाना खाया होगा, तो यहाँ पे ये संदिग्ध भूत है, यानी बता रहा है कि यह काम भविष्य काल में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं संदिग्ध भूत। उसके बाद चौथा होता है हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूत, एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद, यानी इससे इस बात का पता होता है कि कोई क्रिया बीते समय में समाप्त होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, यानी कोई क्रिया समाप्त होने वाली थी भूतकाल में, लेकिन कोई कारण आ गया, कोई अड़चन आ गया जिसकी वजह से वह क्रिया नहीं हो पाई, इसीलिए कहते हेतु हेतु मद भूत। जैसे कि राधा आती तो मैं जाता, यानी राधा ना आई ना मैं गया,
श्याम मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, ना श्याम मेहनत किया और ना सफल हुआ। तो यहाँ पे एक क्रिया समाप्त होती तो दूसरी क्रिया होती, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, इसीलिए इसको कहते हैं हेतु हेतु मद, यानी काम होते होते रुक गया। अगला चलिए भविष्य काल। अब देखिए यहाँ पे, इससे भविष्य में किसी काम को होने का बोध होता है। तुम कल पढ़ोगे, हाँ भविष्य काल के 5 भेद होते हैं, तो याद रखिएगा, वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 5 भेद, यानी एगो कम हो गया है, दुगुना फिर एगो कम हो गया है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं हिंदी में, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन 5 भेद होते हैं। तो सामान्य, सामान्य तो सब में आएगा, सामान्य भूत, सामान्य भविष्य, अब एक जुड़ जाता है संभाव्य भविष्य, और पूर्ण अपूर्ण और हेतु हेतु मत, एगो एगो 2 नंबर खाली जुड़ जाता है सामान्य भविष्य। तो संभाव्य भविष्य, तो सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, पूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। बोलिए तो, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, पूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। तो ये 5 भेद आपको याद रखना है कि भविष्य काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, पूर्ण अपूर्ण और हेतु हेतु मत, ये 5 प्रकार के होते हैं, इसको ही आपको याद रखना है। तो 1 नंबर चलिए देखते हैं सामान्य भविष्य। यह होता है सामान्य भविष्य, क्या होता है तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम लोग कहते हैं सामान्य भविष्य। राम आएगा, वह खाएगा, तुम खेलोगे, वह पढ़ेगा, सीता हंसेगी, वह जाएगा, इस सामान्य भविष्य थे, सिंपल फ्यूचर, इसको याद रखना है। संभाव्य भविष्य, इससे भविष्य में होने वाली क्रिया के होने का संभावना का व्यक्त है। संभव है कल सुरेश आए, यानी संभावना व्यक्त, मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, आए जाए, ये सब संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे संभाव्य भविष्य। तो संभावना जब व्यक्त की जाए भविष्य काल में तो इसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्य। पूर्ण भविष्य, इससे यह बोध होता है कोई काम भविष्य में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, जैसे कि मैं लिख चुकूंगा। अब पूर्ण भविष्य को आप लोग इंग्लिश में कह सकते हैं फ्यूचर, लिख चुकूंगा, है ना, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पूर्ण भूत भविष्य को आप कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट, क्या कह सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट आप कह सकते हैं। मैं लिख चुकूंगा, वह पढ़ चुकेगा, वे लोग खा चुकेंगे, वे लोग जा चुकेंगे, यानी पूर्णतः भविष्य में वह काम समाप्त हो जाएगा। अपूर्ण भविष्य, मैं लिखता रहूंगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य। मैं लिखता रहूंगा, वह खाता रहेगा, नहीं सॉरी सिंपल फ्यूचर, वह पढ़ नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ, वह पढ़ती रहेगी, राम खाते रहेगा, तुम लोग खेलते रहोगे, ये सब फ्यूचर में काम स्टार्ट रहेगा, इसीलिए इसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद लास्ट होता है हेतु हेतु मद भविष्य, यदि एक भविष्य में क्रिया समाप्त होना दूसरी क्रिया होने का, जैसे कि राम पढ़ेगा तो वह पास करेगा, लेकिन पहचान यही है कि दोनों में गा रहेगा, राम पढ़ेगा तो वह पास होगा, सीता रहीम आए तो मैं जाऊं, आए जाए, ये सब फ्यूचर की बातें हैं, इसीलिए इसको कहेंगे हेतु हेतु मद भविष्य। तो आपका काल समाप्त हुआ, आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अव्यय। अब अव्यय किसे कहते हैं, देखिए अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अव्यय उनको कहेंगे जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे कि बहुत, भारी, यहाँ वहां, आगे पीछे और तथा, लेकिन, परंतु, ये सब अव्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं बहुत खाता हूं, तो यहाँ पे मैं के टेंस में कोनो परिवर्तन होगा नहीं होगा,
मैं के टेंस में कोनो परिवर्तन होगा? नहीं होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोनो परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन हो गया। बहुत के कारण इसमें ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ना सिंगुलर प्लूरल में किसी चीज में फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो सिंगुलर प्लूरल में फर्क पड़ रहा है, ना तो किसी पुरुष पर फर्क पड़ रहा है इस बहुत के कारण। तो इसीलिए यह अव्यय है। तुम बहुत खाती हो, तो यहाँ पे कहाँ कोनो फर्क पड़ रहा है? ना स्त्रीलिंग हो जा रहा है ना पुल्लिंग हो जा रहा है। अगर यह तुम बहुत खाती हो, ये पुल्लिंग अगर हो जाता है इसके कारण, तो ये क्या हो जाता? आपका अव्यय नहीं कहलाता। तो जिसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। यानी छठुआ समझ लीजिए लोग। अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अव्यय चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनको हम लोग अव्यय कहते हैं। यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके लास्ट वाले चार एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अव्यय कहलाते हैं। इनके कारण क्रिया, पुरुष इत्यादि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं समास। टॉपिक समास। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग समास के भेद। समास के हिंदी में 6 भेद होते हैं। एक होता है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व। तो देखिए द्विगु क्या रहेगा? तो द्विगु में संख्या रहेगा, याद रखिएगा। बहुव्रीहि में एक नया शब्द बनता है और द्वंद्व में डैश का चिन्ह रहता है। द्वंद्व में डैश के माता पिता, कौन समास है? द्वंद्व समास है ना। भाई बहन कौन समास है? द्वंद्व समास है। तो द्विगु द्वंद्व आपका तो खत्म हो गया। अब बच गया तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम। तो समास 6 हो गए। एक हो गया तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व। तो चलिए इसको देखते हैं। तत्पुरुष समास, मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे। जिस समास में अंतिम शब्द उत्तर पद प्रधान होता है, तो देखिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बस एक ही पॉइंट आपको देंगे, याद करेंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो क्वेश्चन कहेगा किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। ऐसे पदों के बीच से कर्म से अधिकरण तक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी जहां पे विभक्ति का लोप होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के हम लोग 6 भेद ले लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, है ना। उसके बाद संप्रदान के लिए, है ना, आपादान से, है ना, और एक और बच जाता है आपका संप्रदान, आपादान, ये सब आगे देखते हैं हम लोग। तो एक कर्ता हटा दीजिए आप। तत्पुरुष के भी आप कह सकते हैं 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को याद नहीं रखना है। तो तत्पुरुष समास के हम लोग 6 भेद होते हैं अगर मैंने अगर याद करें तो, लेकिन हमको याद रखना नहीं है, हमें सिर्फ कारक याद रखना है। कारक याद रखेगा तो तत्पुरुष समास के 6 भेद आराम से याद हो जाएगा। तो कारक में कर्ता छोड़ दीजिए, कर्ता को छोड़ दीजिए, कौन बचेगा? कर्म बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा? करण बचेगा। कर्ता, कर्म, करण, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान, तो ये सब आगे आते जाएगा, मैं बताते जाऊंगा। तो कर्ता छोड़ दीजिए और कर्म तत्पुरुष में आइए। ऐसे सामासिक पदों के बीच से को चिन्ह का लोप, जैसे कि नहीं होता कर्ता ने, तो कर्ता तो हटिए गया,
समास में कर्ता हट जाए, तत्पुरुष जब समास पढ़ते हैं हम लोग ना, जब तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन 6 भेद यहाँ पे दिया नहीं गया है। ऐसे समास के 6 भेद होते हैं और एक एक नंबर जो तत्पुरुष आता है इसके भी 6 भेद हम ले सकते हैं। तो कर्ता हटा देंगे तो एक नंबर लेंगे कर्म, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को का चिन्ह नहीं रहेगा, को का चिन्ह का लेप, जैसे सिर तोड़ यानी सिर को तोड़, सिर तोड़ का मतलब सिर को तोड़ने वाला, यानी को हट जाएगा। पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला पॉकेट मार कहते हैं। सिर को तोड़ने वाला सिर तोड़ कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉकेट मार और सिर तोड़ आपके कौन समास है, तो कर्म तत्पुरुष है। लेकिन अगर एक एक में कह दिया जाए तो सिर तोड़ कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में कौन समास है, तो कर्म तत्पुरुष है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद कर्म तत्पुरुष, ऐसे सामासिक पदों के बीच से का चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, से या द्वारा, तो यहाँ पे से का लोप हो जाएगा आपका। जैसे कि धर्म भीरू, तो धर्म से भीरू, धर्म से भीरू, तो से यहाँ पे हट जाएगा तो धर्म भीरू कहलाएगा। देह चोर, तो देह से चोर, तो यहाँ पे देह से चोर, तो से यहाँ पे हट जाता है तो देह चोर। तो ये धर्म भीरू, देह चोर, ये सब तत्पुरुष समास कहलाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे तत्पुरुष समास के कौन भेद होते हैं, तो कहिएगा कर्म तत्पुरुष है। कौन है, तो कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि तत्पुरुष समास के अलग से 6 भेद हो जाते हैं। तो एक नंबर कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्म तत्पुरुष, तीसरा में आइएगा संप्रदान। अब नहीं बताए हैं कि जो कारक पड़े हैं ना, एक नंबर कर्ता हटा दीजिए, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, है ना, ये सभी आपके आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए संप्रदान तत्पुरुष, ऐसे पदों के बीच से के लिए का चिन्ह लोप हो जाता है। किसका चिन्ह लोप हो जाता है, तो के लिए का चिन्ह लोप हो जाता है, के लिए का चिन्ह लोप हो जाता है। जैसे देखिए देवाल है, यानी देव जोड़ आल है, यानी देवता के लिए घर, देवता के लिए घर को हम लोग कहते हैं देवाल है, तो यहाँ पे के लिए का चिन्ह लोप हो गया। किताब घर, यानी किताब का घर, तो का चिन्ह क्या हो गया, लोप हो गया। किताब के लिए या का चिन्ह लोप हो जाता है, का या के लिए का चिन्ह लोप हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। का या के लिए का चिन्ह जब लोप हो जाता है, ऐसे अगर गोटे कहेंगे, अगर नहीं कहते भोजपुरी में गोटे अगर कहेंगे, तो देवालय कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है। किताब घर कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है ना। और अगर ऐसे पूछ दे तो किताब का घर, तो ये संप्रदान है, या किताब के लिए घर। उसके बाद आपादान, ऐसे सामासिक पदों के बीच में से का चिन्ह, यानी जो आपादान अलग होने के अर्थ में जो से का चिन्ह होता है वह अलग हो जाता है। जैसे नेत्रहीन, यानी नेत्र से ही, यानी नेत्र नहीं है उसके पास। पदच्युत, पद से च्युत, यानी अलग हट जाना, वह माने पद पर था लेकिन पद से हट गया, तो पदच्युत। नेत्रहीन ये तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में ही यह संप्रदान तत्पुरुष है, इसको याद रखिएगा। तत्पुरुष में कौन समास, तो संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद होता है संबंध, संबंध तत्पुरुष। अब आप जानते हैं कि संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, ऐसे सामासिक पदों के बीच के का की का चिन्ह लो ले, जैसे राज कन्या था, राजा की कन्या, राजा की कन्या, तो की का यहाँ पर लोप हो गया। श्रमदान, श्रम का दान, श्रम का दान, तो यहाँ पे का चिन्ह लोप हो गया, तो ये संबंध कारक समास हो गया। और सबसे लास्ट छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। कौन होता है, अधिकरण तत्पुरुष। संबंध के बाद अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के 6 भेद हो गए। कर्ता हटा दीजिए, यानी एक नंबर और लास्ट वाला हटा दीजिए, बीच वाले जो बच जाते हैं वो आपके 6 गो, वो आपके तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कर्ता हटा दो, कर्म, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबोधन यानी संबंध, और एक लास्ट आपका कौन है, तो कर्म, आपका लास्ट है अधिकरण। ठीक है। अब अधिकरण क्या होता है, ऐसे सामासिक पदों के बीच में का चिन्ह क्या होता है, तो में का चिन्ह का लोप हो जाता है। में का चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम, तो में का चिन्ह लोप हो गया। रणवीर, रण में वीर जो हो गया उसे रणवीर कहते हैं।
तो यहाँ पे ये में का चिन्ह लोप हो गया, इसको कहेंगे अधिकरण समास। अब चलिए हम लोग 1 नंबर तत्पुरुष खनिया दिए, अब 2 नंबर हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। 2 नंबर पढ़ेंगे हम लोग कौन समास, तो कर्मधारय समास। 2 नंबर हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? यह समास रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। अब याद रखिएगा, कर्मधारय समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। उसमें भी उत्तर पद प्रधान था और इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन दूसरी बात, इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो कहिएगा कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसको आपको याद रखना है। तो कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा उसकी विशेषता बताता है, ठीक है ना, दूसरा उसकी विशेषता बताता है। अब इसके भी अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन उतना कौन याद रखने जाएगा, उतना हम लोग याद नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे बीरबाला, क्या याद रखेंगे, बीरबाला। बीरबाला यानी बीर प्लस बाला, यानी बाहों से, यानी बीर यानी बाला, ये बीर की विशेषता बता रहा है, यानी बाला इसकी, ये बाला विशेष हो गया और बीर विशेषण हो गया। बीर विशेषण है और बाला विशेष है, तो इसीलिए इसको कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे कि नील कमल, तो नीला है कमल, यानी नील विशेषता है, नीला, काला, हरा, पीला, तो ये सब विशेषण है और ये विशेष है, इसीलिए यह कर्मधारय समास कहलाएगा। शुरू में विशेषण रहे और लास्ट में इसकी ये विशेष रहे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखो कमल नयन, यानी नयन तो है लेकिन कैसे, कमल जैसे, कमल जैसे जिसके नयन हो, यानी कमल विशेषण है, तो इसे हम लोग कहेंगे कौन, कर्मधारय समास। घन श्याम, घन श्याम यानी घन का मतलब होता है गहरा, तो इसे हम लोग कहेंगे कौन समास, तो हम कहेंगे इसे कर्मधारय समास। जैसे कि अकाल, तो अ माने नहीं, ये विशेषता हो गया, अ माने नहीं, अ माने नहीं, अकाल माने देखना, तो अ माने नहीं, ये विशेषता हो गया। अन्न, ये विशेषता हो गया। अज्ञान, अ माने नहीं, ज्ञान माने ज्ञान, तो ये विशेषता हो गया। अनजान, तो ये सब विशेषता हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सब कर्मधारय समास है, पहला पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष से रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। और द्विगु में तो इसमें संख्या रहेगा, जैसे चौराहा रहेगा, नवग्रह रहेगा, है ना, ये सब आपका द्विगु रहेगा। द्विगु को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका इसमें संख्या रहता है। द्विगु में क्या रहता है, संख्या रहता है, चौराहा, है ना। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा, जैसे कि इसमें भी रहता है दशानन, तो ये दशानन बहुब्रीहि समास में चला जाता है। भले 10 शुरू में रहता है, लेकिन वो दशानन से तीसरा अर्थ निकलेगा, तो जब तीसरा अर्थ निकलेगा तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि, न कि उसे हम लोग द्विगु कहेंगे। ये भी याद आप लोग रखिएगा। तो एक बार और इसको क्लियर करा देता हूं मैं, चौराहा, नवग्रह, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके द्विगु समास कहलाएंगे। लेकिन वही रहेगा दशानन, तो ये सब हमारे बहुब्रीहि कहलाएगा, क्योंकि उसे तीसरा अर्थ निकलेगा। चलिए अगला बहुब्रीहि समास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, तो कहिएगा बहुब्रीहि एक ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कौन सा ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कौन सा समास है जो कोई पद प्रधान नहीं होता, तो बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं, इसलिए समस्त पद यानी समासेक से किसी अन्य शब्द का बोध होता है, कोई अन्य शब्द, इसलिए वीणा पाणी, तो वीणा पाणी, वीणा को पाने वाली कौन है, सरस्वती। त्रिलोचन यानी तीन है लोचन जिसके, यानी शिव, तो ये सब तीसरा अर्थ जब देगा तो हम इसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। तीसरा भी अर्थ दे देगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुब्रीहि समास। लंबोदर, तो लंब है उदर जिसके, यानी बहुब्रीहि समास, ये है
गणेश, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए, अब आता है अव्ययी भाव समास। उसके बाद होता है अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है। गुड। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव। इसका पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद प्राय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, और लास्ट वाला पद क्रिया विशेषण होता है। पहला पद अव्यय होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा समास का पहला पद अव्यय होता है, तो अव्यय का मतलब अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, या पहला पद प्रधान होता है, या पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि भर पेट, भर पेट, तो यहाँ पे पहला पद अव्यय है, भर पेट। आमरण, आमरण, तो आमरण मरण तक, यानी पेट भर। तो ये सब हमारे अव्ययी भाव समास कहलाएंगे, याद रखिएगा। आमरण, भर पेट, ये सब। अव्यय, अव्यय, भर का मतलब अव्यय और पेट माने संज्ञा। कुछ अव्ययी भाव समास निम्नलिखित है। देखिए, कुछ अव्ययी भाव समास आपको बता दे रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। अकारण, अकारण है ना, अभूतपूर्व, अनायास, अनजाने, अनपूछे, आजन्म, निसंदेह, निधड़क, निडर, बेकसूर, बेकार, बेकाम, बेफायदा, बेतरह, बेशक, यथाशीघ्र, यथासंभव आदि आपके अव्ययी भाव समास। एक बात याद रखिएगा, सभी समास आप जब पढ़ लीजिएगा तो जब ऑब्जेक्टिव 4 गो ऑप्शन देगा तो आप तो ऐसे ही पहचान लीजिएगा। और जो नहीं पकड़ में आए, अगर उसमें बहुब्रीहि सॉरी उसमें अगर अव्ययी भाव दिया होता, अव्ययी भाव पर टिक मार दीजिएगा। 3 गो तो पकड़ा ही जाएगा कौन समास है। और जो नहीं पकड़ा है तो चौथा तो वही ऑप्शन होता है ना। तो इसीलिए एगो अगर बढ़िया से नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3-4 गो समझ में आ गया तो एगो तो वही बचेगा ना, तो उसको मार दीजिएगा। तो यही तो आप मेन बात है। ऑप्शन इलिमिनेशन का मेथड कहिए अपनाइएगा। चौथा होता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। तो कौन सा ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब भी आपके द्वंद्व समास है, जिसमें डैश का बीच में चिन्ह रहता है। पाप पूर्ण बीच में डैश रहेगा, है ना। तो जिसमें डैश का चिन्ह होता है उसे हम लोग कहते हैं कौन समास, द्वंद्व समास। तो आई होप डेट आपको समास भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह है तो इसका कोई फायदा नहीं है उतना। एक होता है नग्य समास, जिसमें ना आता है उसे नग्य समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास सब यहाँ पे दिया हुआ है। अव्ययी भाव समास यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, प्रतिमास। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, शुरू में ऐसे हो, शुरू में आपके प्रति हो, शुरू में प्रति हो, कुछ उपसर्ग लगा हो, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष, अनजाने, अकर्ण, बेरहम, भर पेट, भरसक, यथार्थ, यथाशक्ति, यथासंभव, तो यथा ये सब लगा हो, यथा लगा हो, निधड़क लगा हो, निर्विकार लगा हो, तो ये सब अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। प्रत्येक, प्रतिमास, यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब आपके अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोनों समास समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग वाक्य विचार पे आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पदबंध। सिंटैक्स एंड फ्रेजेस, पदबंध हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य विचार एवं पदबंध हम लोग पढ़ेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आगे देखिएगा, वाक्य के भेद देखिएगा। वाक्यों के वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। एक, रचना के आधार पे, क्रिया के आधार पे तथा अर्थ के आधार पे। तो वाक्य के भी 3 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पे, क्रिया के आधार पे और अर्थ के आधार पे। रचना वाक्य के 3 भेद होते हैं।
रचना के आधार पे, क्रिया के आधार पे तथा अर्थ के आधार पे, इसको आपको याद रखना है। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। बस इतना ही याद रखना है, हम इसको आगे बढ़ते हैं। संयुक्त ये सब वाक्य। अब देखिए अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब यही याद रखना, बस इतना ही हम बतेबे करेंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। एक होता है विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक और संकेतवाचक। 8 को याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। चलिए एक टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चन आता है कि पदबंध किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध। तो देखिए वाक्य के उस अंश को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ बोध कराता है उसे पदबंध कहते हैं। वाक्य के उस अंश को, यानी वाक्य का यह अंश है जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ बोध कराता है, उसे हम लोग पदबंध कहते हैं। जैसे कि थोड़ा खाने वाला आज अधिक खा लिया। इस वाक्य में थोड़ा खाने वाला पदबंध के रूप में प्रयुक्त है, अर्थात यहाँ 2 पदों का बंधन है, थोड़ा प्लस खाने वाला, थोड़ा खाने वाला। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें एक से अधिक पद का, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध का मतलब पद का बंधना होता है, इसमें एक से अधिक पद का होना आवश्यक है। पदबंध एक तरह से वाक्य का अंश होता है, इसमें सभी पद एक इकाई के रूप में रहते हैं, इसको आपको याद रखना। अब पदबंध के कार्य, पदबंध के कार्य से ज्यादा बेटर होता है कि पदबंध को हम पहचानें। पदबंध के कार्य से अच्छा है कि हम पदबंध के भेद देखें। पदबंध के भेद, पदबंध के 5 भेद होते हैं। एक होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध। एक होता है संज्ञा पदबंध और दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध। संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध। विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। पदबंध के 5 भेद होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। पदबंध के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, और यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे आप एक बार देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप मत सोचिए कि सर छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। जितना आपके एग्जाम में आने वाला है मैं वही बताऊंगा और वही आपके एग्जाम में आएगा, अलग से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर है, तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे संज्ञा पदबंध है। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या है? तो संज्ञा पदबंध है। अब देखिए ये क्लियर हो गया, तो इसके बाद वाला आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। दूसरा कि सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोले, सदा सत्य बोलने वाले, आप असत्य कैसे बोल रहे हैं? तो देखो सदा सत्य बोलने वाले, आप असत्य कैसे? तो आप यहाँ पे क्या है? आप यहाँ पे सर्वनाम है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त सदा सत्य बोलने वाले आप सर्वनाम पदबंध है। तो यहाँ पे आप लग गया, तो आप क्या है? तो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है, तो इसे आप को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सर्वनाम कह सकते हैं। विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयुक्त पदबंध को हम लोग विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे तालाब में खिला हुआ फूल को देखो, तालाब में खिला हुआ फूल, यहाँ तालाब में खिला हुआ विशेषण पदबंध है। तालाब में खिला हुआ क्या है? तो विशेषण पदबंध है। उसके बाद क्रिया पदबंध,
क्रिया के रूप में प्रयुक्त पद समूह को हम लोग क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे कि बच्चा उछलता कूदता आ रहा है, यानी उछलता कूदता जो यहाँ पे आ रहा है, बच्चा उछलता कूदता आ रहा है, यहाँ पे क्रिया पदबंध है, ये क्रिया पदबंध है, उछलता कूदता आ रहा है। ठीक है। क्रिया विशेषण वह वर्ष के अंत तक आएगा, वर्ष के अंत तक ये क्रिया विशेषण पदबंध है, इसको भी आपको याद रखना है। तो पदबंध के भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, 5 को होता है। शब्द शक्ति, ये सब एग्जाम में नहीं आता आपको, लक्षण कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।